चलो भाई, तो होमवर्क से स्टार्ट करें। क्या कुछ होमवर्क में? रेस रेस के आंसर्स हैं या देने हैं? सीधा स्टार्ट करें फिर। चलो, तो रेस नंबर 58 में क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो, आराम से रेस निकाल लो। करो भैया, स्टार्ट करो। रेस 58 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? प्लीज बातें मत करो। एक ही बॉडी है, उसको एक बार यहां से इंच किया हुआ है और एक बार दूसरे एंड से इंच किया हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आधा पार्ट वुड का बना हुआ है और आधा पार्ट स्टील का। यहाँ पे भी सेम है, आधा पार्ट वुड का, आधा पार्ट स्टील का। और ये हमें पता होना चाहिए कि स्टील का मास वुड से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो ज्यादा वाला मास है, मेजर मास, उसकी दूरी हिंज से दूर है। और यहाँ पर जो ज्यादा वाला मास है, उसकी हिंज से दूरी कम है। यानी यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। हमें सिर्फ ज्यादा वाले मास से सोचना है, क्योंकि वुड का मास कम है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टील के कंपैरिजन में वुड का मास बहुत कम है, ऐसा एज्यूम करना है, एज्यूम क्या करना होता ही है। तो स्टील का मास यहाँ ज्यादा दूरी पर है, तो यहाँ पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। यहां डिस्टेंस कम है तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। दोनों में हमने एंड पर फोर्स लगाया, फोर्स दोनों केस में एंड पर लगा। अगर मैं यहां टॉर्क निकालू तो यहां टॉर्क लिखूंगा F इंटू एल, अगर ये डिस्टेंस एल है तो। और अगर ये डिस्टेंस एल है तो टॉर्क फिर से क्या लिखोगे? F इंटू। तो दोनों केस में टॉर्क तो क्या है? सेम, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। तो टॉर्क इक्वल्स टू लगाओगे आई अल्फा, और यहां पे भी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। यहां का आई ज्यादा है और यहां का आई कम है। जहां का आई ज्यादा होगा वहां का अल्फा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो बराबर है, यानी पहले केस में अल्फा कम होगा, दूसरे केस में अल्फा ज्यादा होगा। जबकि टॉर्क दोनों केस में सेम। तो टॉर्क सेम है लेकिन अल्फा ज्यादा है। तो आंसर इज दिल्ली। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर इन फिगर 2, सही बात है, डी ऑप्शन। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में भी डाउट है? 3 तो आसान है भाई। 3 में एक एम मास है, ये 2m मास है, और ये L/2 से हिंज किया हुआ है। हमें पता है कि अगर मैं एक रॉड लेता हूं, एक तरफ m मास अटैच करता हूं, एक तरफ 2m मास, तो 2m मास भारी है। 2m मास भारी है तो कहां जाएगा? नीचे। तो हमसे पूछा कि जब ये वर्टिकल हो जाएगा, जब ये मासेस वर्टिकल हो जाएंगे, तो बताइए कि इनकी स्पीड कितनी होगी या एंगुलर स्पीड कितनी होगी। ठीक, इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियली 2m मास यहां था L/2 पर, अब वो L/2 नीचे आ गया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट L/2, तो उस पर ग्रेविटी का वर्क 2mg L/2। m मास पहले यहां था, अब वो ऊपर चला गया, यानी ऊपर गया तो उस पर ग्रेविटी का वर्क बराबर वर्क डन इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मास का होगा m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू L/2 का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा पता लग गई तो स्पीड पता लग जाएगी कि अगर ये ओमेगा से घूम रहे हैं तो इसकी स्पीड होगी ओमेगा L/2, आर ओमेगा, आर इज L/2। डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन लगाना ये इक्वेशन दोबारा पड़ेगा। क्यों? ओमेगा निकालने के लिए। तो पहले v निकाल के ओमेगा निकालो, मैं ओमेगा निकाल के v निकाल रहा हूं, बात सेम है, जैसे मर्जी करो। हाँ, अगर रॉड का मास होता तो उसका भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आता। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन में अरे यार,
फिक्स्ड और फ्री वाला कॉन्सेप्ट सर ने समझाया क्या बेटा? नहीं समझाया कि कब कोई चीज फिक्स्ड होती है और कब कोई चीज फ्री होती है तो क्या होता है? नहीं समझाया, अच्छी बात है। चलो वैसे अपने नॉर्मल केस से देख लेते हैं। ये बॉडी मैंने यहां से पकड़ रखी है, क्या ये घूमेगी? अगर मैंने यहां से, सिर्फ यहां से पकड़ रखी है ऊपर से, क्या ये बॉडी घूमेगी? छोड़ दूं तो छोड़ने पर घूमेगी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटी। आराम से सोचो, लो घूमेगी क्या? ठीक है भाई, मैंने इसको ऊपर से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि mg का टॉर्क पॉइंट से पास हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब मैंने इसको पकड़ लिया बीच से, बिल्कुल बीच से, जैसे रॉड ही पकड़ लो, रॉड को बीच से पकड़ लो। अगर इस बॉडी को मैं बीच से पकड़ूं तो क्या ये घूमेगा? क्यों भैया? क्योंकि mg का टॉर्क इसी पॉइंट से पास हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, एक रॉड लिया, उसको यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया। अब यहां से जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। फ्री टू रोटेट, ऐसे घूम सकती है, फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, मैं इसका एफबीडी पूछूं, सिर्फ इस डिस्क का एफबीडी पूछूं, तो इस डिस्क पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक mg और एक नॉर्मल, कहीं भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है वो तो, लेकिन दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो जाएंगे। इसी पॉइंट से पास हो जाएंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क 0 तो अल्फा बी, यानी बॉडी रोटेट। यानी इस केस में ऐसा मोशन होगा कि ये डिस्क रोटेट नहीं करेगी, डिस्क ऐसी ही रहेगी, इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। तो हमसे वही पूछा है, इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, अल्फा 0। इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी 0। ये रोटेट नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? इसे पार्टिकल की तरह ट्रीट, अच्छा ऐसा बताया कि जब ट्रांसलेशन मोशन हो तो पार्टिकल बना लो, तो ठीक है, इसको पार्टिकल बना सकते हैं इस केस में। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन है जे एडवांस में भी है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 का बॉम्बे, बॉम्बे। और कोई? सी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एंगुलर एक्सेलरेशन तो 0 आ जाएगा बेटा, एफबीडी बनाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो 0 आ ही जाएगा। जब ये वर्टिकल हो जाएंगे तो इस पर फोर्स निकाल लो, इस पर लगेगा 2mg के 3mg कितना है? एम ही है, नालायक को पता ही नहीं है। mg, और इस पर भी mg। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, तो mg का टॉर्क भी 0, इस mg का टॉर्क भी 0, टॉर्क 0 तो मोमेंट ऑफ, सॉरी, अल्फा भी 0। सी पार्ट तो आसान है, दूसरा कौन सा बताना है? बी। बी पार्ट के लिए आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ओमेगा। ठीक, अल्फा तो 0 हो गया। अच्छा, किसी भी सर्कुलर मोशन में कितनी एक्सेलरेशन होती है पता है? कौन कौन सी? ये दोनों पड़ा हुआ है। एटी की वैल्यू होती है, जो कि इस केस में क्या आ जाएगी? 0। हमें सिर्फ अब निकालना पड़ेगा एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल के लिए वही सेम वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां पर एम मास, ये एम मास, और अब की बार हिंज किया हुआ है L/4 पर, तो ये हो जाएगा 3L/4। यहां से अगर रिलीज करेंगे तो क्या होगा? ये एम मास कहां आएगा? नीचे। ये एम मास, ये अगर नीचे आएगा तो इस पर ग्रेविटी का वर्क mg 3L/4, क्योंकि नीचे आया। ये L/4 तो माइनस mg इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ आई। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 3L/4 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/4 का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या निकाल लो? ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की जरूरत है। तो इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी उसकी वैल्यू होगी, एसी की वैल्यू आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर। आर इसका रेडियस, और इसका रेडियस है 3L/4। एक्सेलरेशन पता लग गया। किसी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन पता लग गया तो आप फोर्स पता कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्योंकि एक्सेलरेशन एक ही है तो फोर्स भी एक, यही नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस एसी निकाल लो, हो जाएगा क्या? इसको सॉल्व करो, ओमेगा स्क्वायर निकालो, ओमेगा स्क्वायर को रख के एसी निकालो, एसी यहां रख के नेट फोर्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। 10 डाउट है, हाँ दिल्ली, और चलो सारे देख लो। क्वेश्चन समझ में आया?
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। एक रॉड है, ग्राउंड पे रखी हुई है, ग्राउंड पे वर्टिकल रखी हुई है और हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। जब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी। आराम से सोच लो, एक पेन खड़ा करके उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, वो नीचे गिर जाएगा, पेन नीचे गिर जाएगा। जब ऐसा हुआ तो ये जो फुट है, फुट मतलब बेस, बेस रेस्ट पर था, बेस रेस्ट पर था, इसका मतलब ये पॉइंट फिक्स था। अगर ये पॉइंट फिक्स था तो इसको मैं क्या मान सकता हूं पता है? एक्सिस। एक्सिस क्यों? क्योंकि एक्सिस वाला पॉइंट हमेशा क्या रहता है? फिक्स। तो आप इसको नीचे वाली एक्सिस के अबाउट फिक्स मान सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा मान सकते हो कि जो रॉड है वो वर्टिकल है और इसको नीचे से फिक्स किया हुआ है, हिंज किया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, अब आप एक्सेलेरेशन निकाल लो अलग अलग टाइम पर। अगर मैं थीटा एंगल पर बात कहूं, किसी थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल पर आपको शायद इसका अल्फा निकलवाया गया होगा, मुझे नहीं पता निकलवाया है कि नहीं। कैसा क्वेश्चन लिया था? इस अल्फा की वैल्यू 3g साइन थीटा बाय 2l आ रही है। क्या ऐसा क्वेश्चन नोट्स में है? चलो, अब हमसे पूछा गया अलग अलग पॉइंट्स की एक्सेलरेशन बताइए। अलग अलग पॉइंट्स की अगर एक्सेलरेशन बतानी है तो मैं सबकी एक्सेलरेशन निकालूंगा। अगर किसी आर पॉइंट पर बात करूं तो इस आर पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी एट इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ये आर सबका क्या है? वेरिएबल। अगर आर सबका वेरिएबल है तो सबकी एक्सेलरेशन भी, तो एक ऑप्शन तो सही हो जाएगा, बॉम्बे। एट एनी पोजीशन ऑफ द रॉड, एक पोजीशन पर हर पॉइंट की एक्सेलरेशन अलग अलग, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। सही बात है। सी पार्ट, एट एनी पॉइंट ऑन द रॉड हैज डिफरेंट एक्सेलरेशंस एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द रॉड। अब इसमें कुछ और पूछ लिया इसने, बोला इस पॉइंट की एक्सेलरेशन हर पोजीशन पर अलग अलग होगी। क्या इसकी एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी? क्यों? हर पॉइंट पर थीटा अलग होगा, हर पॉइंट का थीटा अलग होगा तो अल्फा अलग होगा, अल्फा अलग होगा तो एटी भी अलग अलग होगा। डी पार्ट, द मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम यानी डिस्टेंस मैक्सिमम, और मैक्सिमम दूरी एल, एल इंटू 3g साइन थीटा बाय 2l। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 3g साइन थीटा बाय 2। बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कब आएगी? साइन थीटा, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा तो 3g बाय 2, और उसने भी 1.5g बोला हुआ, तो डी पार्ट सही है। किसी और पार्ट में डाउट है पूछ लो। रेस डिस्कस हो गई? किसी को कोई डाउट है भैया? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसका अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट है, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट। हमसे जो पूछा जा रहा है एंगुलर एक्सेलेरेशन और ओमेगा, वो खुद की एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, किसका? डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन हमेशा जीरो होगा, अपनी एक्सिस के अबाउट। हाँ, फिक्स्ड बोला जाता तो वो घूमती। ठीक, सॉरी, 10th का ए, नो पार्ट ऑन द रॉड कैन हैव एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी। कितना आ रहा है? 1.5 जी, जी से तो ज्यादा ही है ना? तो ये तो ऑप्शन गलत है, जी से ज्यादा एक्सेलरेशन तो हो सकती है। हमें ऐसा फील आता है कि सर वो जो नीचे गिरेगा वो तो जी से ज्यादा कैसे हो सकता है? जी से ज्यादा हो सकता है। ठीक, और अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन S1 में भी आया होगा। S1 में एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, छठा या सातवां नंबर, आई डोंट नो। उसमें पूछा गया है कि यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए जिसकी एक्सेलरेशन जी है। 12/3 आया था, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन जी है तो इसके बाद वालों की जी से तो ज्यादा ही होगी ना। और कुछ नहीं? शीट में है क्या? चलो शीट स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है भैया पूछ लो, नहीं पूछना। शीट में स्टार्ट कर रहे हैं, शीट में सीधा ओवन, ओवन से स्टार्ट करते हैं। ओवन में करें भैया, क्वेश्चन नंबर 26।
27, 28, बस इतना ही थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे ओवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, 50 का कोई पार्ट है पूरा? बॉम्बे ऑप्शन नहीं पूछना, शर्मा रहा है, शर्मा ले भाई। बॉम्बे ऑप्शन, आई क्या है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर, और I2 I1 प्लस I4, इसमें क्या डाउट है बेटा? ये तो सर ने बताया होगा ना कि एक स्क्वायर प्लेट का सेंटर के अबाउट होता है ml²/6, और इसके अलावा कोई भी एक्सिस ले लो, ml² तो ml²/12 प्लस ml²/12, इसके अबाउट भी ml²/12, इसके अबाउट भी ml²/12, दोनों का सम इसके बराबर आएगा। ये पैरेलल एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली तो सही है ना इक्वेशन। तो मैथमेटिकली चेक करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस से चेक नहीं करना। समझ पाया क्या बोला? मैथमेटिकली, परपेंडिकुलर से सोचना ही नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारी रेस में पहले भी आया होगा, पता नहीं, डिस्क में ऐसे को 4-5 एक्सिस बनी हुई है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे को 4-5 एक्सिस बनी हुई है, उसमें भी परपेंडिकुलर से आंसर नहीं आता। ठीक है भाई, अब क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 51, ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं लेना है, क्योंकि अगर लेना होता तो आंसर D/2 ही हो जाता, फिर सॉल्व क्या करते? नहीं नहीं बेटा, फिर अगर आप यार ऐसे सोच, उसने जब आपको x डिस्टेंस बोला है तो हम यूनिफॉर्म x को D/2 कैसे मान सकते हैं? अगर वो x नहीं बोलता तो मैं तेरी बात मान लेता कि हाँ यार यूनिफॉर्म ही लेनी पड़ेगी, वरना तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन उसने साफ साफ लिखा है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास x दूरी पर है, तो आप यूनिफॉर्म कैसे मान सकते हो? है ना? क्या अभी भी बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी बोलो, बस इतना ही डाउट था। मैन कहाँ है इसमें? 51 में तो कोई मैन नहीं है बेटा, जो हिंज है वो एंड पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं। रॉड W is supported by 2 parallel knives at end points। आराम से सोच ले, क्या हो गया भाई? मतलब मैं आ गया तो सारी हवा उड़ गई? सस्ता, अच्छी बात है, लेने भी चाहिए। घर वाले भी सोचते होंगे विक्स रोज रोज कहाँ चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, 53 डाउट है? 53 में कोई स्पेशल डाउट है कि बेटा? चार अलग अलग पार्ट है एक्चुअली। सी, तेरा भी सी है, और सी और बॉम्बे, और बस। टॉर्क वाला तो हमने कल देखा था, टॉर्क वाला पार्ट तो कल मैंने समझाया था। ये पॉइंट O है, ये पार्टिकल यहां है, चाहे ये पार्टिकल यहां हो, चाहे ये पार्टिकल यहां हो, तीनों केस में mg का टॉर्क सेम आएगा, क्योंकि तीनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सेम। तो mg इंटू ये दूरी आएगी तीनों केस में। आराम से सोच ले, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों केस में यही होना है, चाहे पार्टिकल यहां हो चाहे पार्टिकल यहां हो। अगर आपने r क्रॉस f से सोचा तो मर जाओगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि r भी लगातार चेंज हो रहा है, थीटा भी लगातार चेंज हो रहा है, तो इससे सोचते नहीं, हम इससे सोचेंगे। ठीक। हाँ भाई, और किसी को कोई परेशानी? नहीं। कौन सा ऑप्शन और पूछा था? सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम हो गई ना, अगर डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम होगा ही होगा। क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² होता है ना, r कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा पहले। क्वेश्चन नंबर, सीधा जेई मेंस। कृपया अगर बातें ना करें और जेई मेंस निकाल ले। जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1, 1 में डाउट है? अरे क्या मतलब सारे पूछते हो क्या तुम लोग? अच्छा, मेरे से पूछ रहे हो? क्यों भाई इतना प्यार एक ही दिन में? अच्छा, टेस्ट ले रहे हो मेरा, ये भी सही है।
अच्छी बात है। एक रॉड है, इस रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, इसको ओमेगा दे दिया, पूछा है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक राइज करेगा। ये तब तक राइज करता जाएगा जब तक इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मान लो सेंटर ऑफ मास एच हाइट ऊपर चला गया, सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम, एच हाइट ऊपर गया माइनस एम जी एच इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, आ गया यहां से एच, एच की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 6g, बी ऑप्शन सही है। 4 नंबर बन गए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, मैं जूता निकाल के मारूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आते रहे, इसके लिए शर्म करो। हाँ, t लेस देन v नॉट साइन थीटा बाय g, लेट मी थिंक, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। डायरेक्शन के लिए कैसे हो जाएगा? एक एक करके, मैक्सिमम हाइट के बाद क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? एक एक करके पूछ। हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा, तू समझाना चाहे। अपने तो जनरल टाइम पे निकाला भाई, जनरल टाइम में तो टाइम कुछ भी रखो, तो क्या हो गया? डायरेक्शन अभी भी अंदर ही आएगी। डायरेक्शन, प्लीज चुप हो जाओ, डायरेक्शन हमेशा माइनस के क्या पाएगी? कोई लॉजिक नहीं है इसका, टी लेस देन देने का कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्शन हमेशा अंदर आएगी। प्लीज चुप हो जाओ, डायरेक्शन हमेशा इनवर्स आएगी, उस टाइम का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हाँ, हाँ वो तो मैं समझ गया, मैक्सिमम हाइट का टाइम होता है। क्यों, उसके बाद क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन तो वही आएगी ना यार, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जब क्वेश्चन किया था, सुन लो, हमने जब क्वेश्चन किया था, हमने तो जनरल मान के किया था ना, तो यहाँ पे भी जनरल मान के आंसर निकालना है। कोई कोई कंडीशन नहीं है बेटा, टी लेस देन देने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ भैया, और कुछ? टी लेस देन 2v0 साइन थीटा बाई जी होता तो मेरे को लॉजिक समझ में आ जाता, ग्राउंड से भिड़ने से पहले, वो लॉजिक तो समझ में आता है। टी लेस देन वी नॉट साइन थीटा बाई जी देने का कोई लॉजिक नहीं है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी भैया, ध्यान रखना। तुम अगर सोच रहे हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद तो सर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बदल जाएगी, वो नहीं बदलेगी, वो हमेशा इनवर्ट ही रहेगी, हमेशा पूरे मोशन में इनवर्ट रहेगी, कोई लॉजिक नहीं है उसका। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन और किसी को डाउट है 2 में? बताना है? बता भी नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, अरे यार 3, मतलब मैं गलत दे रहा हूं क्वेश्चन है? अबे लग तो यही रहा है। अच्छा ठीक, बातें तो मत करो, एटलीस्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन तो लिख ही लो। वो लिखे हुए हमारे पास है ना, लिखे हुए सॉल्यूशन तो होंगे ही। अच्छी बात है। एक पुली है जिसका रेडियस 2 मीटर है, इस पर हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू 20t माइनस 5t स्क्वायर है ना। अब हमें बताना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 10, हमें बताना है कि ये डिस्क कितना रोटेशन घूम जाएगी जब तक ये अपना डायरेक्शन रिवर्स ना कर ले। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये डायरेक्शन रिवर्स करेगा कब, क्यों करेगा, पहले तो ये समझना पड़ेगा क्यों। फोर्स अगर मैं देखो टी को 1 रखूं, अगर आप टी को 1 रखोगे तो 20 माइनस 5 15 यानी प्लस आ रहा है। स्टार्टिंग में फोर्स पॉजिटिव रहेगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा फोर्स पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। आप चाहो तो टी इक्वल टू 5 रख के देख लो, टी इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 रखने पर यह बन गया 100 माइनस 125, फोर्स क्या आ गया, यानी फोर्स ने अपनी डायरेक्शन पलटी है।
इसका मतलब स्टार्टिंग में फोर्स ने इसे घुमाया है, बाद में जब फोर्स उल्टा लगने लग गया वो इस डिस्क को रोकेगा, है ना, और रोकेगा, और इसको रोकते रोकते इसका ओमेगा क्या कर देगा, 0। ओमेगा 0 होने के बाद डायरेक्शन रिवर्स। याद है क्या ऐसा कुछ? अगर हम एक बॉडी को वेलोसिटी दे दें और मैं पूछूं ये मोशन रिवर्स कहां करेगा, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, तो जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां पर ये मोशन रिवर्स। याद है ऐसा कुछ? डिस्टेंस निकलवाया होगा, तो वही काम यहां करना है। सबसे पहले टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है इतना, डिस्टेंस है 2 मीटर, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 40t माइनस 10t स्क्वायर। पहले इसमें किसी को डाउट? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू 10 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाती है 4t माइनस टी स्क्वायर। लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें तो एंगल चाहिए। एंगल के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा। तो इसको लिखो डी ओमेगा बाय डी टी को इधर, डी ओमेगा इक्वल्स टू 4t माइनस डी टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट करो, ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, 4t का इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3। अब ये निकाल लो कि ओमेगा 0 कब होगा, 6 सेकंड पर आएगा। इस ओमेगा को तुम 0 कर दो। 0 क्यों चाहिए? इस ओमेगा को मुझे 0 इसलिए चाहिए क्योंकि ये रिटर्न रिवर्स तभी करेगा जब ओमेगा क्या होगा, 0। तो यहां से 2t इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, यहां से तुम्हारे पास t की वैल्यू आ जाती है 6 सेकेंड्स। कैसे? टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 6 आ जाएगा। अब लेकिन उसने हमसे ओमेगा पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है, थीटा। तो ओमेगा को लिखेंगे, ओमेगा को डी थीटा बाय डी टी, डी टी को इधर ले जाओ, तो डी थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3 डी टी। फिर से क्या कर दो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 टी क्यूब बाय 3 माइनस टी की पावर 4 बाय 4, 12, और टाइम लग दो 0 से 6, क्योंकि हमें 6 सेकंड तक चलाना है। 6 किसने बताया, इसने, ठीक। तो 6 सेकंड यहां रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 216 72 144 माइनस 36 3 108, तो थीटा की वैल्यू 36। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो थीटा आता है ये रेडियन में आता है, रेडियन। लेकिन हमसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछे हैं, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएंगे थीटा बाय 2 पाई, दैट इज 36 बाय 2 पाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू 2 6.28, 6.28 और इससे डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, तो इन बिटवीन 3 एंड 6। हाँ हाँ कर सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हाँ कर सकते हैं। हाँ इनिशियली ओमेगा 0, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इनिशियली हम 0 रेस्ट से स्टार्ट मानते हैं हर बॉडी को, ठीक है। 4-0 इसका मतलब ये नहीं है ओमेगा 0 है, बट कुछ भी ना हो तो इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट मानते हैं बेटा। काइनेमेटिक्स में भी ये किया होगा आपने, कुछ भी गिवन ना हो तो इनिशियली रेस्ट से मानना करते हैं, ठीक। हाँ भैया, और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, एक एक करके। हाँ कौन सा वाला? 8th वाला है, mr स्क्वायर लिया है। होलो सिलेंडर का बेटा mr स्क्वायर ही होता है, होलो सिलेंडर रिंग होती है, 2/3 mr स्क्वायर तो होलो स्फीयर का होता है बेटा, स्फीयर, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 10, कोई पार्ट है पूरा? सी, और सी बताना है बस। एंगुलर मोमेंटम इज इतना व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी। देख लो, प्लीज बातें मत करो लेकिन यार। क्वेश्चन नंबर 10th का सी पार्ट बता रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10th के सी पार्ट में हमें क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है
जब वो सी से डी, सॉरी सी से डी, अच्छा ऊपर वाला है क्या, इसके अबाउट बताना है। जब वो पार्टिकल यहां जा रहा हो तब उसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए कैसे करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर के लिए मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी कैसे निकाली जाए, उसने ये डिस्टेंस बताया है आर, कितने एंगल पर 45, और ये दूरी अलग बताई है ए। तो आर का ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन 45 प्लस ए। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया एम वी आर साइन 45 प्लस ए। अब हो जाएगा ठीक। और किसी को कोई परेशानी नहीं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, बस एक और भी है क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, चलो किसमें 15, 15 में वो पेरिफ्री, ये वाला पॉइंट मेंशन कर लेना भैया, वो मेंशन है नहीं उसमें, मेंशन कर लेना, ये वाला पॉइंट होगा पी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ठीक। तो नॉर्मल टू द प्लेन लेकिन एज पे है, ये कहां बोला है, एज पे तो कहीं बोला ही नहीं। हाँ प्लीज बातें मत करो प्लीज। हाँ भैया, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हैं तुम लोगों ने, एक तो पूछा क्वेश्चन नंबर 12, पहले 12 देख लो। एक सॉलिड सिलेंडर का जिसका रेडियस आर हो, जिसकी लेंथ एल हो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया क्या, पक्का, क्या बताया, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय से बता रखा है। तो ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अब हमें पूछा गया है इस एल और आर को कैसे आप रेशियो में चेंज करो ताकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आए। मतलब वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है, वो इस बॉडी को चेंज करना चाह रहा है, मतलब इसकी डायमेंशन को वो चेंज करना चाह रहा है। आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेडियस कम करना पड़ेगा, आराम से सोच लो, क्योंकि वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट रखना है भाई, मास चेंज नहीं कर सकते। ऐसा सोचो आपके पास वो है क्या बोलते हैं क्ले, तो क्ले से आपने एक सिलेंडर बनाया, अब आप उसकी लेंथ और रेडियस का रेशियो क्या एडजस्ट करो ताकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आए, ये मानते हुए काम करना है ठीक। लेकिन हमें मास को कांस्टेंट रखना है, मास चेंज नहीं होना चाहिए ठीक, ऐसा नहीं है बाहर से लाके कुछ भी जोड़ दो, मास कांस्टेंट। तो एक काम करता हूं, यहां पर रेडियस भी वेरिएबल है और लेंथ भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल फंस रहे हैं, तो इन दोनों को एक वेरिएबल में चेंज कर लो। और वो एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, मास। मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। तो या तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो या एल की, मैं आर स्क्वायर की निकाल रहा हूं। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी एम बाय रो पाई एल, और उसको यहां रख दो। तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ गया m बाय 4, आर स्क्वायर की जगह रखा m बाय रो पाई एल प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। तो अब तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक ही वेरिएबल में आ गया। एक ही वेरिएबल कौन सा है यहां पर, लेंथ, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। अगर एक ही वेरिएबल में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम चाहिए, तो डी आई बाय डी एल को क्या कर दें, 0। इसको डिफरेंशिएट करना भैया आना चाहिए। पहली टर्म है एम स्क्वायर बाय 4 रो पाई, 1 बाय एल का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय एल स्क्वायर। बताऊं कैसे आया, अलग से नहीं, चलो प्लस m बाय 12 अलग रखो, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और इसको किसके बराबर, 0। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस, माइनस वाली टर्म उधर जाएगी, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन आ गई m बाय 12 2l इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर बाय 4 पाई रो l स्क्वायर। ठीक है भैया, एक m से एक m कैंसिल, 2 से कैंसिल, सब कैंसिल होगा यार,
2 से 6 बन जाएगा, ये 2 ये 3, तो L क्यूब की वैल्यू, L क्यूब की वैल्यू आएगी m अपॉन, नीचे बन जाएगा क्या बनेगा 3 अपॉन 2 पाई रो। अरे ठीक है, इस L क्यूब को मैं लिख रहा हूं L स्क्वायर इंटू L, L स्क्वायर इंटू L, L स्क्वायर इंटू L। L की वैल्यू पता है क्या, L की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, L की वैल्यू आ रही है m अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, L स्क्वायर 3m बाई 2 पाई रो, सब कैंसिल हो जाएगा, पाई रो कैंसिल, m से m कैंसिल, L स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशो 3/2, तो L बाय आर का रेशो √3/2। इजीली आ रहा है भैया, वैल्यू पुट करके देख लो। नहीं आए, अच्छा मेरे हिसाब से शायद वैल्यू पुट करने पर नहीं आएगा, वैल्यू पुट करने पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अलग अलग मास के लिए दिए हुए हैं। हाँ इसको बेटा एक्सिस बोला जाता है, इसको कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोलते। एक सिलेंडर के लिए इस लाइन को एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, लेंथ के, ठीक। और किसी को डाउट है भैया पूछ लो। हाँ नहीं आएगा, क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा भाई, तुम चाहो तो रख के देख लो, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। सी आता है, ऐसा कहना भैया सी आता है, और सी तो है नालायक, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। एल की जगह √3/2 कैसे आ सकता है यार, ए सबसे कम आ रहा है, ए सबसे कम आ रहा है। अरे यार सुनो, अगर मैं ऑप्शन चेक करना चाहता हूं, सुनो, अगर मैं ऑप्शन चेक करना चाहता हूं लेट से, तो L बाय आर की वैल्यू मान लो x है, मान लो x है ना, अलग अलग है, जैसे पहले केस में 1 है, दूसरे केस में 3/√2, तीसरे केस में √3/2 है, मैंने x मान लिया। L की जगह रखूंगा r इंटू एक्स, फिर यहां रखूंगा L की जगह, यहाँ की L की जगह r इंटू एक्स रखूंगा, तो क्या बन जाएगा r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब दिखेगा, जब x कम से कम हो, x कम से कम ए ऑप्शन में, ए भी नहीं है, 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में √3/2 की वैल्यू होती है 0.86 अप्रोक्सीमेटली 0.8586, तो उससे कम कहां हो सकता है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन चेक करने से नहीं आएगा भैया, क्योंकि ऑप्शन में ये मेंशन नहीं है कि मास कांस्टेंट है या नहीं, उसने तो 4 ऑप्शन ऐसी बना के दे दिए, उसमें मास कांस्टेंट आएगा ही नहीं, आप रख के देख लेना, मास कांस्टेंट नहीं आएगा। अरे कुछ समझ पाए, चलो मास सबका अलग अलग आएगा। किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन समझ ले, क्वेश्चन क्या हो रहा है, हवा में ही समझाऊंगा, बनो नहीं रहा। हो ये रहा है, एक पेंडुलम है वो ऐसे घूम रहा है, हमें इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कहां होती है, पक्का टेंजेंशियल, यानी यहां किधर होगी, बाहर, यहां इधर, यहां अंदर, यहां इधर, अलग अलग पॉइंट पर। मैं पहले इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर है, आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर, व्हाट इज आर वेक्टर, उस पॉइंट से बॉडी को ज्वाइन करने वाला, ये हो गया आर वेक्टर, तो आर वेक्टर है नीचे, वेलोसिटी वेक्टर है इधर, तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस वी, तो आर की डायरेक्शन में फिंगर्स, वी वेलोसिटी की डायरेक्शन में घुमाई, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी अगर जब बॉडी लेफ्ट में थी तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आया होगा, कैसे, आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। थोड़ी देर बाद जब ये इधर पहुंचा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, आर वेक्टर नीचे, आर क्रॉस वी इधर, थोड़ी देर बाद इधर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जब वो यहां पहुंचेगा तो एंगुलर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, चेक कर लो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ना तो v चेंज हो रहा है ना r चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक।
हाँ भैया, और किसी को कोई डाउट? हो गया डिस्कशन? नोट्स निकालो। मतलब ऑप्शन चेक करके भी गलत आंसर निकाल रहे हो क्या? है? एक मिनट, चार ऑप्शन कौन कौन से थे? वन, एक था √3/2, एक था √3/2, और एक 3/√2। ये तो लिया √3/2, √3 ये था। एक ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ रहा है 1.2 के आसपास, यहाँ आ रहा है। नहीं आएगा आंसर? कैसे आ रहा है तुम लोगों का पता नहीं। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। अब उसमें एक्चुअली में, अब उसका अगर चीर फाड़ करना है तो देख लो। उसमें डिपेंड करेगा तुम एल को रिप्लेस कर रहे हो या आर को, मतलब किसको रिप्लेस कर रहे हो। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला ml²/12 प्लस mr²/4। मैंने बोला L/R को क्या मान लो, x। फिर मैंने L को रिप्लेस किया क्या, Rx। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मिनिमम कब आएगा, जब x कम से कम हो। आराम से सोच लो। अगर मैं L को रिप्लेस करने के बजाय R को रिप्लेस करूं, R को, तो R की वैल्यू आ जाएगी L/x, यहां रखूंगा L²। अब क्या लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम कब होगा, x ज्यादा से ज्यादा हो। जबकि दोनों केस अलग अलग हो गए, एक में x कम से कम आ रहा है, एक में x तो रख ही नहीं सकते ना ऑप्शंस। तो समझ पाए क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आप L को रिप्लेस करोगे तो x कम से कम चाहिएगा, R को रिप्लेस करोगे तो x ज्यादा से ज्यादा, तो कौन सा लोगे फिर? ठीक, तो ऑप्शन चेक से तो नहीं हो सकता। हाँ भैया, कुछ और पूछना है किसी को? हेडिंग डाल लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कुछ वैसा ही टॉपिक है जैसा आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद है, एक आदमी कूदता था तो प्लैंक कहां जाता था, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हैं। सेम वैसी कहानी यहां भी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहां पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के बजाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। लीनियर मोमेंटम में क्या जीरो होना चाहिए, फोर्स। एंगुलर मोमेंटम में नेट टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू हमने पिछली क्लास में देखी थी, टॉर्क की वैल्यू थी dL/dt। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो, वैसे तो एक्सटर्नल का ही आता है, इंटरनल का क्या हो जाता है, जीरो। पता है क्या इंटरनल का? तो अगर किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क यानी टोटल टॉर्क जीरो है, इसका मतलब dL/dt भी जीरो होगा। और मैथ्स में अभी तो पढ़ा नहीं होगा, dL/dt जीरो कब होता है पता है, जब L क्या हो, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये तो सबको पता होगा। इसका मतलब उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब होता है कि सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, बराबर। जैसे लीनियर मोमेंटम आप इनिशियल और फाइनल बराबर करते हो, अब की बार बस हमें एंगुलर मोमेंटम को बराबर करना है। एंगुलर मोमेंटम अगर पार्टिकल है तो क्या लिखोगे, mr×v, और अगर बॉडी है तो, याद है कल पढ़ाया है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम अब लिखना पड़ेगा mr×v और i ओमेगा से। इनिशियल लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, और दोनों को बराबर लिखना स्टार्ट करें। इफ net torque on any system of particles, if net torque on
a system of particles, if net torque, force nahi, if net torque on a system of particles or a rigid body or a rigid body is zero about any point or axis, about any point or axis, then angular momentum of the system remains conserved. Angular momentum of the system remains conserved about same point or axis. Remains conserved about same point or axis. अगर किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है तो उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना, ध्यान रखना, ठीक, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा. नोट करें प्रूफ. हो गया भैया? हाँ. अगर इंटरनल फोर्सेस होते हैं तो इंटरनल फोर्सेस का टोटल टॉर्क जीरो होता है. एक्शन और रिएक्शन का टोटल टॉर्क जीरो होता है ना. आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन करें. पहले क्वेश्चन समझ लो फिर लिखवा देता हूं. क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, डिस्क रोटेटिंग, टर्न टेबल देखिए, टर्न टेबल, टेबल जो घूमती हो वो वैसी टेबल है. वो टेबल इनिशियली एक आदमी इस पर खड़ा था, आदमी सेंटर पर खड़ा था, बिल्कुल सेंटर पर, तो टेबल के सेंटर पर, और ये टेबल ओमेगा नॉट से घूम रही थी. ओमेगा नॉट से ये इनिशियली घूम रही थी, ठीक, आदमी सेंटर पे खड़ा था. अब क्या होता है, ये आदमी धीरे धीरे बाहर की तरफ जाना शुरू करता है, ठीक, और जब ये इसकी रिम पर पहुंच जाएगा, यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब हमें बताना है इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखा, इनिशियली मैन इज एट center of the disk. Initially man is at center of the disk. Initially man is at the center of disk, and disk is rotating, with angular velocity omega naught, and disk is rotating with angular velocity omega naught. Full stop. Man starts moving outward slowly. Man starts moving outward slowly and reaches the rim of disk. Full stop. Find final angular velocity of the system. Find final angular velocity of the system.
आगे भी ओमेगा नॉट बाय 3 कैसे आया देखते हैं। इनिशियली हमारे पास एक सिस्टम था, वो ओमेगा नॉट से घूम रहा था। अब जब आदमी को बाहर जाना है, आदमी मान लो मेरे को बाहर जाना है, मेरे को अगर बाहर जाना है तो मैं किस पर फोर्स लगाऊंगा? डिस्क पर। कहां लगाऊंगा डिस्क पर फोर्स, पता है कब? जब मैं चल रहा हूं। अब अगर आपको चलना है तो आप जमीन को कहां धक्का मारोगे? पीछे, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है फ्रिक्शन। तो जब हम चल रहे हैं हम फोर्स लगाएंगे डिस्क पर। अगर हम डिस्क पर लगाएंगे तो डिस्क भी हम पर लगाएगी, लेकिन वो दोनों फोर्स क्या है? इंटरनल, यानी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। और अगर किसी सिस्टम पर टॉर्क जीरो होता है तो हम उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। मुझे लिखना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियली आपके पास है दो बॉडी। दो बॉडी कौन कौन सी हैं? हमारे पास एक बॉडी है डिस्क और एक बॉडी है मैन। तो हमें दोनों का एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। पहले बात करें, पहले तो आदमी कहां है? सेंटर पर। अगर आदमी सेंटर पर है यानी एक्सिस पर खड़ा है तो एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो बताया होगा, मास अगर एक्सिस पर होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आएगा mr² by 2 सेंटर के अबाउट, प्लस आदमी का जीरो। डिस्क प्लस आदमी ओमेगा नॉट। ये मैंने क्या लिखा पता है? एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इज इक्वल टू, जब आदमी एक्सिस पर पहुंच गया तब इसकी दूरी कितनी है? आर। अब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mr²/2 तो डिस्क का, प्लस m इंटू r², पार्टिकल मानते हुए आई ओमेगा। पहले का आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू बाद का आई ओमेगा। इसको सॉल्व कर लो तो mr²/2 ओमेगा नॉट, ये आ जाएगा 3mr²/2 ओमेगा। mr²/2 mr²/2 कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट बाय 3। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी। हाँ भैया, किसी को कोई डाउट रही है क्या? नहीं पूछना पक्का? अब एक डाउट मेरे को है, वो डाउट ये है कि जब मान लो आदमी आए, आदमी पर एक और फोर्स लगेगा, कौन सा? mg। इस mg की बात कहूं तो ये एक्सटर्नल होगा या इंटरनल? पक्का ये सबको पता है? अर्थ कभी भी सिस्टम नहीं होती, अर्थ नहीं होती तो mg कभी इंटरनल नहीं हो सकता। mg एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स तो है। कोई बताना चाहे हाथ रेस करके बताए, ऐसे समझ में नहीं आता मेरे। कहा क्यों भाई? क्या पूछना चाह रहे, दोबारा बताना चाहेंगे बेटा आप? क्यों बेटा? नॉर्मल की टॉर्क बैलेंस कर देगी। ठीक, इसका मतलब जो आदमी पे नॉर्मल लगा वो टॉर्क बैलेंस हो गया, ये दोनों को बैलेंस कर दूं, यही कहना चाह रहे हो? लेकिन वही नॉर्मल डिस्क पे भी तो लगेगा। अब ये मत बोलना सर इस नॉर्मल को ये बैलेंस कर लेगा, क्योंकि एक बार इसको बैलेंस करवा दिया तो अब ये बच गया ना एक। या ऐसे बोल दो ये दोनों नॉर्मल क्या है? इंटरनल, आपस में एक दूसरे को कैंसल, लेकिन mg फिर बच गया। हाथ रेस करके बताओ। डिस्क का mg तो सेंटर से पास करेगा ले, वो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके भैया। हाँ, नहीं तू तो बैठ जा। और कोई? हाँ हाँ हाँ। आई बढ़ रहा है, एल कम होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मैंने तो कंजर्व करा है। इनिशियल बराबर फाइनल, कम कैसे हो सकता है? कम हो गया होता तो मैं ये इक्वेशन नहीं लिख सकता, इसका मतलब आप सोच लो आराम से। एंगुलर मोमेंटम आप बोलोगे कम हो रहा है तो फिर तो वो दूर जा रहा है ना। अब ऐसी बात है, एंगुलर मोमेंटम कम क्यों होगा? एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा होता है, तो आई बढ़ रहा है, तो आप कैसे कैसे बोल सकते हो ओमेगा कम होगा? ऐसे बोल, वो तो फिर आप इसको कांस्टेंट मानते हो बोल रहे हो ना। वो तो मुझे पता ही कांस्टेंट है, वो तो मुझे पता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं mg है, इसका टॉर्क भी तो आएगा। आ? जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका टॉर्क नहीं आता, ऐसा बताया गया होगा। तीन तरीके के फोर्स होते हैं, एक रेडियल, एक टेंजेंशियल और एक पैरेलल।
तो पैरेलल फोर्सेस का टॉर्क कभी नहीं आता। इन पैरेलल फोर्सेस का टॉर्क एक्सिस के अबाउट 0, इसलिए मैंने नेट टॉर्क को 0 किया है। समझ में आ गई बात? तो mg का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सिस के पैरेलल है। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है भैया पूछ लेना। सॉरी, अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो बॉडी को नहीं घुमा सकता, वो बॉडी को रोटेट नहीं करा सकता। ये लो, ये गेट है, इसकी एक्सिस क्या है बेटा? वर्टिकल। मैंने वर्टिकल फोर्स लगाया, घुमा नहीं, क्योंकि उसका टॉर्क नहीं आता, उसका टॉर्क 0 आता है। हिंज अब टॉर्क अबाउट एक्सिस में पढ़ाया गया होगा कि जो टॉर्क एक्सिस के पैरेलल हो वो टॉर्क होता है। ठीक है भैया, बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसे लिखें। तो भले ही mg एक्सटर्नल है, उसको बैलेंस नहीं कर रहा। ये मत बोल देना सर उसको नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल उसको बैलेंस नहीं कर रहा, नॉर्मल तो इंटरनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास वही एक डिस्क है, मतलब अब की बार ये डिस्क फिक्स है, इसके ऊपर एक बॉडी है m मास की, जिसको L रस्सी से बांधा हुआ है और नीचे एक आदमी ने इसको पकड़ रखा है। मतलब ऐसा एक सर्कल है, उसके ऊपर से एक रस्सी पास हो रही है, बीच में सेंटर पे एक होल है, होल में से रस्सी नीचे आ रही है और एक आदमी ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक। अब ये आदमी क्या करता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत तेज नहीं, बहुत धीरे धीरे रस्सी को खींचता है। अगर ये बहुत धीरे धीरे रस्सी को खींचेगा तो ये रेडियस बढ़ेगा, पक्का कम होगा, ठीक। इनिशियली ये v0 वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा था, हमने इसको खींचते गए और इसको L/2 रेडियस पर ले आए, L/2। अगर हम इसको L/2 रेडियस पर ले आए तो अब हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन लिखें, बोलू, अरे बोलू। A block of mass m is moving with a block of mass m is moving with speed v0. A block of mass m is moving with the speed v0 at a distance capital L, at a distance L from center, full stop. String is slowly pulled so that the new radius becomes L/2, so that the new radius becomes L/2, full stop. Find final speed of the block. एक लाइन का क्वेश्चन, फाइंड न्यू स्पीड ऑफ द ब्लॉक। एंगुलर मोमेंटम एक्स में कंजर्व, अच्छा इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखें? mvr, है ना, आई ओमेगा से मत लिखना, mvr से लिखो, क्योंकि ये एक पार्टिकल है, ये एक ब्लॉक है, एक पार्टिकल है, तो आप इसको पॉइंट पार्टिकल मानते हुए इसका एंगुलर मोमेंटम mvr लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हमें एक्सिस चाहिए या पॉइंट चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट? क्यों सेंटर के अबाउट? क्योंकि जब हम इसे खींच रहे होंगे तो वो फोर्स कहां से पास हो रहा होगा? तो सेंटर के अबाउट टॉर्क रहेगा 0, टॉर्क अबाउट सेंटर विल बी 0, इसीलिए हम उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। पहले ये L दूरी पर था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था mvr, इसमें एंगल पहले से कितना है?
90, तो साइन 90 बन जाता है। ठीक, बाद की बात करें, बाद में इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर। अब इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर करें तो इक्वेशन बनेगी एम वी नॉट एल बाई टू इज इक्वल टू एम वी एल बाई टू। यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 2v नॉट, यानी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। किसी को डाउट? पूछ लें, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। मान लेते हैं रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी से करें तो इसका एंगुलर मोमेंटम आप आई ओमेगा लिखोगे। आई आपको एक्सिस के बोर्ड लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे? इसका एक्सिस के बोर्ड पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे एम एल स्क्वायर, और ओमेगा लिखोगे वी नॉट बाय एल आई ओमेगा। बाद में जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा वी अपॉन एल बाय 2। ये 2 कहां चला जाएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो। आपने फिर वो लास्ट वाला वी बाय एल ले लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, गलती ये करते हैं अपन। हाँ भैया, और कोई? जल्दी पूछो, इसी का बी पार्ट। फाइंड वर्क डन बाय मैन ऑन द ब्लॉक। फाइंड वर्क डन बाय मैन on the block. Find work done by man on the block. Three m v naught square by 2. आदमी किस पे फोर्स लगा रहा है? रस्सी पे। रस्सी किस पे फोर्स लगा रही है? तो ब्लॉक पे वर्क, मतलब आदमी का मतलब रस्सी का ही पूछ रहा है। तो वो रस्सी पर जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो आदमी वर्क करेगा, वो पता है किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, नॉर्मल और mg कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ टेंशन चेंज करेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m 2v नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो आ गया 3m v नॉट स्क्वायर बाय 2। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जैसा मैंने पूछा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक आदमी रस्सी खींच रहा है, डिस्टेंस l बाय 2 कर दिया, बता आदमी ने कितना वर्क किया। क्वेश्चन समझ में आया? एक आदमी ने रस्सी पकड़ी, l बाय 2 कर दिया, बताओ वर्क कितना होगा। तो हमें वर्क निकालने के लिए पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी, और फिर क्या लगाना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। ये अपने डायामीटर के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रही थी। यहां पर दो इंसेक्ट थे, दो इंसेक्ट सेम मास m और m के, m और m सेम मास के दो इंसेक्ट थे। अब ये इंसेक्ट क्या करते हैं? चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू किया, चलते चलते ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आ गए। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पता कब पहुंचेंगे? हाँ, जब एक इंसेक्ट यहां होगा और एक इंसेक्ट यहां। अब बताना है कि इनकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन लिखवाऊं? क्वेश्चन बोलो, लिखो, क्वेश्चन लिखो। A ring is rotating about its diameter. A ring is rotating about its diameter with angular velocity omega naught. A ring is rotating with about its diameter with angular velocity omega naught. Full stop. Find the final angular velocity. Find the final angular velocity when the insect reaches diametrically opposite points. Diametrically opposite points.
कुछ नहीं करना यार, एंग्लो मोमेंटम कंजर्व कराना है। पहले का एंग्लो मोमेंटम बराबर बाद का एंग्लो मोमेंटम। रिंग है, रिंग का एंग्लो मोमेंटम कैसे लिखेंगे हम? किससे लिखेंगे? आई ओमेगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के अबाउट। पार्टिकल कहाँ है? एक्सिस पर। पार्टिकल एक्सिस पर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, दोनों का जीरो। आई ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बाद में बात करें तो बाद में रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, एम आर स्क्वायर बाय 2। पार्टिकल का एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, आई ओमेगा। तो इसमें आ गया एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट बाय 5। पूछ लो किसी को डाउट है तो भैया। नहीं पूछना? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिखो, डायग्राम तरफ कर दो, जल्दी लिखो। प्लीज बातें याद करो। एक डिस्क है जिसका मास एम, रेडियस आर, ये सेंटर के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रही थी, एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रही थी। इसी एक्सिस पर एक दूसरी डिस्क थी, उस डिस्क का मास था m बाई 2, रेडियस था r बाय 2, और ये इनिशियली रेस्ट पर थी। क्वेश्चन ये, एक बड़ी डिस्क है जो ओमेगा नॉट से घूम रही है, उसके ऊपर एक छोटी डिस्क है। हमने क्या किया, छोटी डिस्क को छोड़ दिया। छोटी डिस्क को छोड़ दिया, छोटी डिस्क आएगी नीचे, नीचे आएगी इसके कांटेक्ट में आएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, इन दोनों में फ्रिक्शन लगेगा। क्यों फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि एक डिस्क रेस्ट पर है और एक डिस्क घूम रही है, तो आपस में रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगने के कारण थोड़े टाइम बाद दोनों डिस्क साथ साथ घूमेंगी। जब दोनों डिस्क साथ साथ घूमेंगी वो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। फाइंड, क्वेश्चन लिख लो सीधे, फाइंड कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। फाइंड कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का पहले एंगुलर मोमेंटम और बाद में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ठीक है भाई। चेन के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक कब लगता है और स्टैटिक कब लगता है? जब दोनों साथ साथ चले तो स्टैटिक, और अलग अलग चले तो? ये दोनों साथ, पहले की बात कहूं तो एक चल रहा होगा और एक रेस्ट पर होगा, रिलेटिव मोशन है। कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करा रहे हो? इंटरनल है, एक्सटर्नल कोई फोर्स। तो एंगुलर मोमेंटम पहले रहा होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट, क्योंकि सिर्फ एक ही डिस्क घूम रही है। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा नॉट, आई ओमेगा नॉट, इसका जीरो। बाद में बड़ी डिस्क का भी आई ओमेगा आएगा और छोटी डिस्क का भी। तो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2। दोनों का एम आर स्क्वायर बाय 2 ही होगा सेंटर के अबाउट। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट, ये आ जाएगा 2 4 8 16, 16 और 8 9 एम आर स्क्वायर बाय 60। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 8 ओमेगा नॉट बाय 9। पूछ ले भैया किसी को डाउट है तो? नहीं है?
चलो अच्छी बात है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लें आप। थैंक यू। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक डिस्क है एम मास आर रेडियस की, उस पर एक आदमी खड़ा है सेम एम मास का, और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक, एक आदमी है रोटेटिंग टेबल पर खड़ा है साइड में, और पूरा सिस्टम इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है। अब आदमी क्या करता है, चलना शुरू करता है टेंजेंशियली। अब ये नहीं डिस्क से कूद जाता है, डिस्क के जो पेरिफेरी है उस पर चलना शुरू करता है। अगर वो आगे जाएगा तो डिस्क कहां जाएगी, पीछे घूमेगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी को अगर आगे जाना तो आदमी पे फोर्स आगे, तो डिस्क पे फोर्स, तो डिस्क पीछे जाएगी। इतना समझ में आता है? क्वेश्चन लिखें। a man of mass m, a man of mass m starts moving with speed v naught. A man of mass m starts moving with speed v naught with respect to ground. V naught with respect to ground. Full stop. Find angular velocity of the disk. Find angular velocity of the disk. सोचो, मैं आता हूं। टू वी नॉट बाय टू वी नॉट बाय 3r। हाँ भैया, हो गया। आंसर है टू वी नॉट बाय आर। देखो इनिशियली क्या है, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। कितने बॉडी हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम दोनों का लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। जितनी बॉडी होंगी सबका एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। पहले बात करते हैं, डिस्क भी किस पर है, रेस्ट पर। आदमी भी किस पर है, सब कुछ रेस्ट पर है। वी भी जीरो, ओमेगा भी जीरो, सब जीरो। सब जीरो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, रेस्ट पर है तो जीरो जीरो, खत्म बात। बाद में देखते हैं बाद में क्या हुआ। मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, टॉप व्यू। टॉप व्यू से अगर देखें तो ये आदमी टेंजेंशियली वी नॉट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है। अगर आदमी टेंजेंशियली वी नॉट से चलेगा तो डिस्क उल्टा घूमेगी, लेट्स से विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। वही तो पूछा गया हमसे। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखें? अब अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो मुझे फिर से काम वही करना पड़ेगा, डिस्क का भी लिखना पड़ेगा और आदमी का भी। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर आप दोनों का एक साथ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी नहीं है। ये रिजिड बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, आदमी में और डिस्क में
रिलेटिव मोशन हो रहा है, आदमी आगे जाएगा डिस्क पीछे जाएगी, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। आपको फर्स्ट क्लास में रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी समझाई होंगी, याद है? सर ने कुछ ऐसा शायद एग्जांपल भी लिया होगा कि अगर ये दो ब्लॉक हैं, वी से चल रहे हैं, क्या इनको रिजिड बॉडी ले सकते हैं? कुछ ऐसा कराया था क्या? नहीं कराया, सॉरी। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है? किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। एक डिस्क है, एक आदमी है, मैं इन दोनों के पैरों पे जो पॉइंट रहा होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहले आदमी के पैर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0। जब आदमी चला, डिस्क कहां घूमी? पीछे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी रिलेटिव डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना भाई? तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। यानी मैं आदमी और डिस्क को एक सिस्टम नहीं ले सकता। एक सिस्टम का मतलब एक बॉडी नहीं बांध सकता, एक रिजिड बॉडी की तरह आप इनको ट्रीट नहीं कर सकते। आपको आदमी का एंगुलर मोमेंटम और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग लिखना पड़ेगा, इनको एक सिस्टम नहीं ले सकते। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? आदमी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखें? आदमी को मैं क्या मान लेता हूं? एक मास, एक पॉइंट मास मान लेता हूं। एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी नॉट आर। डायरेक्शन देखते हैं, आर है इस डायरेक्शन में, वी नॉट है ऊपर, तो एम वी नॉट आर कहां आएगा? बाहर, डॉट प्लस। अब मुझे लिखना है डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। डिस्क के लिए तो लगा ही सकते हैं, डिस्क तो एक पूरी डिस्क तो रिजिड बॉडी है। डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, लेकिन इसकी दिक्कत यह ओमेगा क्लॉकवाइज है। ओमेगा क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्रॉस। क्लियर है? अब ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, दोनों एक दूसरे के बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। ये अगर प्लस लूंगा तो ये माइनस, तो एम वी नॉट आर माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा इक्वल्स टू 0। इससे सॉल्व कर लो, ओमेगा की वैल्यू 2 वी नॉट बाय आर। जिनका आंसर 3 वी नॉट बाय 2 वी नॉट बाय 3 आर आ रहा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आदमी में एम वी नॉट आर लिख दिया और उसको डिस्क में भी जोड़ दिया। जब आदमी का एंगुलर मोमेंटम आप एम वी नॉट आर से लिख रहे हो तो उसको डिस्क में क्यों जोड़ रहे हो भाई? जिनका आंसर 2 वी नॉट बाय 3 आर आ रहा है उनकी गलती बता रहा हूं, उन्होंने यहां पर भी आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जोड़ दिया, जबकि आदमी का एंगुलर मोमेंटम तो आप लिख ही चुके हो, यहां क्यों लिखना है? अरे क्लियर है? पूछ लो, कोई डाउट है तो। नहीं पूछोगे? क्या लिखना नहीं क्या? अच्छा लिख भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट लिख लो, सॉरी इसी का बी पार्ट, इसी का बी पार्ट लिखो। फाइंड angle covered by man and disk. Find angle covered by man and disk till man reaches the starting position on the disk. Till the man reaches starting position on the disk. अब क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मान लो मैं डिस्क पर खड़ा हूं, मैंने डिस्क पर एक मार्किंग लगा दी, मान लो कुछ मार्क लगा दिया। अब मैं आगे चलने लग गया तो डिस्क कहां चलने लग गई? तो मैं इधर जाऊंगा, डिस्क उधर से घूम के आएगी, डिस्क उधर से घूम के आएगी, आदमी और मार्क दोबारा एक जगह मिलेंगे। जब वो दोबारा एक जगह मिलेंगे तो बताओ आदमी कितना घूमा, डिस्क कितना घूमी? सोचो, मैं आता हूं। आदमी कितना? 120 और डिस्क 240। हाँ भैया, आदमी का आ गया, आदमी का 120 और डिस्क का 200। कैसे करना है वो देख लो। आदमी की वेलोसिटी निकाल चुके हो वी नॉट, डिस्क का ओमेगा निकाल चुके हो, डिस्क का ओमेगा आ रहा है 2 वी नॉट बाय आर आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, इसमें डायरेक्ट मेथड लगा दिया। डायरेक्ट क्या मेथड लगाया? उन्होंने कहा आदमी की वेलोसिटी पता है,
तो एक काम करो, आदमी का ओमेगा निकाल लो। आदमी का ओमेगा कैसे निकाले, किसी भी पार्टिकल का ओमेगा v बाय आर। तो आदमी की वेलोसिटी है वी नॉट, डिस्टेंस है आर। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि आदमी का ओमेगा वी नॉट बाय आर, डिस्क का ओमेगा 2v नॉट बाय आर, यानी इसका डबल। आराम से सोच लो, यानी ये चला 120 और ये चला 200, डबल मिल गए। क्या तो ऐसे कर लो, लेकिन कई बार ये मेथड काम नहीं आता अगर वो रिलेशन अच्छा ना हो। मतलब यहां तो रिलेशन अच्छा है, अगर रिलेशन अच्छा ना हो तो क्या करना है। आप मान लो कि आदमी यहां आया, डिस्क यहां आई घूम के, इसका मतलब आदमी और डिस्क यहां कहीं मिले। अगर आदमी थीटा एंगल घूमा तो डिस्क जो एंगल घूमी होगी उसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। आदमी अगर थीटा घूमा तो डिस्क 360 माइनस थीटा घूमी होगी, पहले सोच लो। अब इनके लिए लगा दो इक्वेशन। आदमी के लिए थीटा की इक्वेशन, आदमी के लिए क्यों, किसी भी पार्टिकल के लिए थीटा की इक्वेशन होती है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां ए की वैल्यू 0। मुझे कैसे पता ए की वैल्यू 0, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट। तो आदमी का जो एंगल होगा वो मैं लिख सकता हूं, आदमी का ओमेगा, आदमी का ओमेगा कितना है, वी नॉट बाय आर। सिमिलरली डिस्क का थीटा आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा, और डिस्क का थीटा कैसे लिखें, ओमेगा, ओमेगा है 2v नॉट बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। दोनों को कर दो ऐड, दोनों को ऐड करें, थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 3v नॉट बाय आर इंटू टी। यहां से v नॉट बाय आर इंटू टी की वैल्यू निकाल लो, v नॉट बाय आर इंटू टी इज 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120, पता है क्या बात। अच्छा आदमी का यही है, आदमी का एंगल 120, ओहो, वी नॉट टी बाय आर की वैल्यू 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री आ रही है। आदमी का थीटा भी 2 वी नॉट बाय आर ही है, 2 वी नॉट आर बाय टी, सॉरी वी नॉट आर बाय टी, तो वी नॉट, अरे सॉरी जो क्या बोल रहा हूं मैं यार, वी नॉट टी बाय आर, इसकी वैल्यू थीटा 120, डिस्क का ओमेगा 2, तो 2 इसका डबल यानी कि 240। देख लो, कोई डाउट है भैया पूछ लो। ये तब यूज करना है जब ओमेगा अच्छे ना हो, मतलब अगर ओमेगा का रिलेशन अच्छा ना हो तो भैया ऐसे लगाना है, वरना एक सीधा तरीका है डबल वाला कि अगर थीटा चलेगा तो दूसरा 2 थीटा चलेगा क्योंकि उसका डबल है, या ऐसे सोच लो। किसी को कुछ पूछना है, अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आएगा, आदमी दे देगा, बोलेगा आदमी वी नॉट की स्पीड से चल रहा है, बताओ कि आदमी कितना एंगल घुमा और डिस्क कितना एंगल घूमी। समझ पाए क्वेश्चन, तो इसमें डायरेक्ट बी पार्ट आएगा, ए पार्ट आएगा ही नहीं। तो आपको पहले ए पार्ट से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा डिस्क का ओमेगा, और डिस्क के ओमेगा से फिर एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, इनके मासेस हो सकता है चेंज कर दिए जाए, एक का m एक का 3m, अगर एक का m एक का 3m कर दोगे तो सारे आंसर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो इसका रट्टा मत मार लेना कि 120 240। ठीक है भैया, हाँ कुछ पूछ रहा था, हाँ दे दो, कोई दिक्कत अगर वो आता है तो। हाँ भैया और कुछ, बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंगल निकाल लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, अरे मैं निकाल लोगे, राहुल सर के सामने बोलोगे पढ़ाया नहीं हमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक डिस्क है, एक आदमी है, दोनों इनिशियली रेस्ट पर है, पूरा सिस्टम ही रेस्ट पर है। ठीक, क्वेश्चन बोल समझाऊं। अब एक बॉल है जिसका मास है m, ये v नॉट वेलोसिटी से आ रही थी, मतलब जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, डिस्क पर खड़ा हूं, डिस्क के साइड पर, यहां से एक बॉल है जो v नॉट वेलोसिटी से आ रही है, v नॉट वेलोसिटी से आ रही है, मैंने उसे कैच कर लिया। अगर मैं उसे कैच कर लूंगा तो सिस्टम के साथ क्या होगा बता सकते हो, मैं कहा जाऊंगा पीछे, लेकिन मैं जमीन पे फिसल तो नहीं सकता, यानी कौन पीछे जाएगी, यानी मैं डिस्क प्लस बॉल, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूमने लगेगा, फाइंड दैट ओमेगा, सब सेम मास है। अगर आदमी बॉल को कैच कर ले तो बताओ इनका ओमेगा कितना होगा।
एक लाइन का क्वेश्चन है यार। अब यहां पर सिस्टम में तीन चीजें हैं, एक आदमी, एक डिस्क और एक, तो तीनों का एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। पहले आदमी और डिस्क रेस्ट पर है, तो आदमी का भी जीरो, डिस्क का भी जीरो, लेकिन पार्टिकल का तो जीरो नहीं है। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट इंटू आर, या डिस्टेंस मानेंगे तो पार्टिकल का एम वी आर लिखेंगे। बाद में डिस्क, आदमी और बॉल तीनों साथ घूम रहे हैं, तीनों अगर साथ घूम रहे हैं तो तीनों को क्या मान सकते हैं, एक रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं हम आई ओमेगा। तो आई डिस्क का भी लिखना पड़ेगा एम आर स्क्वायर बाय 2, आदमी का भी लिखना पड़ेगा एम आर स्क्वायर, बॉल का भी लिखना पड़ेगा एम आर स्क्वायर आई ओमेगा। यहां से सॉल्व कर लो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2v0/5r। किसी को डाउट है भैया पूछ लो। हाँ, कैसे कराओगे, नीचे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा, फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकता है, ठीक। हाँ भैया, और कुछ नहीं। हाँ, लीनियर मोमेंटम होगा। ये क्या लॉजिक है कि अगर लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम नहीं है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, है? अच्छा एक बात आता है, ऐसे बताता है, एक एम मास वी वेलोसिटी चल रहा है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कल निकाला था क्या? क्या निकाला था? एम आर क्रॉस, जबकि है तो इसके पास लीनियर मोमेंटम। तो जरूरी नहीं है कि लीनियर मोमेंटम होगा तो एंगुलर नहीं होगा, एंगुलर होगा तो लीनियर नहीं होगा। अगर लीनियर है तभी एंगुलर है, समझ पाए, है ना? फटाफट लिखो बे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका उल्टा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। अरे सुन लो भैया, एक आदमी है एम मास का, डिस्क एम मास की, बॉल लेके बैठा एम मास का। अब इस बॉल को पहले अगर मैं रेडियली बाहर फेंकू, रेडियली, रेडियल का मतलब समझते हो, मान लो मैं सर्कल पर खड़ा हूं, एज पर खड़ा हूं, मैंने रेडियली बाहर फेंक दिया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पक्का? समझ में आता है? अगर मैं साइड में फेंकूंगा तो, साइड का मतलब टेंजेंशियली, कुछ होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं उसको आगे फेंकूंगा तो हम कहां जाएंगे? तो आदमी ने क्या किया, इस बॉल को थ्रो किया। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा। मैन, a man standing on the disc, a man standing on the disc throws the ball, throws a ball with the speed v naught with respect to ground, with the speed v naught with respect to ground, with speed v naught with respect to ground, full stop. Find angular velocity of the disc, find angular velocity of the disc after throwing the ball, after throwing the ball. अगर ये बॉल को टेंजेंशियली ऊपर फेंकेगा तो खुद कहां जाएगा? नीचे। नीचे का मतलब पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा। हमें ये एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, 2v0 बाय, आ सकती है,
रेडियली नहीं है, टेंजेंशियली बेटा ये, सॉरी, रेडियली होता तो मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, इसको रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस की डायरेक्शन में फेंका तो रेडियली, अगर बाहर फेंकता तो 2v0 by r, 2v0 by r, 2v0 by 3r। लोगों में लड़ाई हो गई, देखा, पहले कहा था ना 2v0 by 3r ही आएगा। चलो आ जाओ, तो क्या करें, क्या कर रहे हैं इतनी देर से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएं, तो इसमें भी वही लगेगा भाई, डिस्क भी रेस्ट पर है, आदमी भी रेस्ट पर है, बॉल भी रेस्ट पर है, सब रेस्ट पर है, तो एंगुलर मोमेंटम कुछ भी नहीं आएगा ना, एमवीआर आएगा ना आई ओमेगा आएगा। बाद की बात करते हैं, पार्टिकल, अरे देख लो, पार्टिकल एक पार्टिकल है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं एम वी आर, एम वी आर, और डायरेक्शन की बात करें तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम डॉट प्लस, अब कौन कौन बच गया, आदमी और, क्या दोनों को सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों को सिस्टम, डिस्क का mr² by 2 और पार्टिकल का ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन कहां आएगी, क्रॉस, और इसको जीरो के बराबर, जीरो के बराबर क्यों किया, इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी, एक को प्लस एक को माइनस को उधर ले जाओ, तो एम वी नॉट आर इज इक्वल टू 3mr² by 2 ओमेगा, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2v0 by 3r। पूछ लें किसी को कोई भी डाउट है तो भैया, कोई भी स्टेप में डाउट हो पूछ लो। नहीं नहीं, हमने फेंकने के बाद पूछा ओमेगा बताओ, फेंकने से पहले पूरे सिस्टम का जीरो, जब इनिशियल में क्यों काउंट करेंगे, वी नॉट तो फेंकने के बाद है ना, फेंकने से पहले वी नॉट थोड़ी था, पहले से फेंकने से पहले तो जीरो था, फिर फेंका, फेंकने के बाद आया उस पे वी नॉट, हमारे पास ओमेगा, ठीक। अब भैया और किसी को कोई डाउट, अरे है क्या, नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आराम से लिख लो, क्वेश्चन भी सेम है, बस क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज है, पिछली बार लिखवाया था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब की बार सेम क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। इनिशियली क्या लिखा है, सब मैन लिखा है क्या, वो मैन, मैन स्टैंडिंग ऑन द डिस्क थ्रोज अ बॉल, नया क्वेश्चन है भैया, मैन स्टैंडिंग ऑन द डिस्क थ्रोज अ बॉल with speed v naught, with speed v naught, with respect to himself, with speed v naught, with respect to himself, full stop, find the angular velocity of disk, find angular velocity of disk and velocity of ball, find angular velocity of disk and velocity of ball after throwing, after throwing, थ्रो करने के बाद हमें वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, सोचो फिर मैं बता देता हूं। ओमेगा ऑफ द डिस्क एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी और डिस्क का ओमेगा कितना होगा।
हाँ भैया, आ गया है क्या किसी का आंसर? एक एक करके बता दो। 3v0 वेलोसिटी, अच्छा। 2v0 बाय, गलत है तो। और एक एक करके बोल दो, कोई ना, मैं चेक कर लेता हूँ। 2v0 बाय 5r ओमेगा आर, और बॉल की वेलोसिटी 3v0 बाय, इसके अलावा और कोई आंसर? आंसर यही है। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2v0 बाय 5r, और बॉल की वेलोसिटी 3v0 बाय 5। अब सुन लो, एक चीज सुन लो, अब वापस आ जाओ। जिनको नहीं आया वो सुन लो, क्योंकि ये यही एक अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब पीछे वाले तो ऐसे नॉर्मल थे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी दी जाए, जब भी क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी कहीं लिखा हो, देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिंदास लगाओ, क्योंकि ग्राउंड, हम जो एंग्लो मोमेंटम लिखते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब जो हमें वेलोसिटी दी हुई है वो आदमी के रिस्पेक्ट में दी हुई है। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी दी जाए ना, तो आप ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटीज एज्यूम कर लो, कभी भी प्लीज बातें मत करो। रिलेटिव वेलोसिटी दी जाए तो आप ग्राउंड फ्रेम में एज्यूम कर लो। आपको ग्राउंड फ्रेम में नहीं पता, नहीं पता तो ठीक है, क्या दिक्कत है, हम मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में मैंने इसको वेलोसिटी कितनी दी, v1, और ये डिस्क घूमने लग गई ओमेगा से। अब ना तो मुझे v1 पता, ना मुझे ओमेगा पता, ना तो मुझे हमें v1 पता है, ना हमें ओमेगा पता है। हमें दो इक्वेशन लगेंगी। पहली इक्वेशन जैसे नॉर्मली करते हो, पहली इक्वेशन कौन सी बनाए? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पहले कितना? जीरो, सब कुछ जीरो। अब जो एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, बॉल का एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, mvr। डिस्क का और आदमी का एंगुलर मोमेंटम सेम उसी लॉजिक से लिखोगे, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। ये कैसे लिखा पता है क्या? बॉल का लिए mvr, आदमी और डिस्क को सिस्टम माना, आई ओमेगा। एक की डायरेक्शन डॉट, एक की डायरेक्शन क्रॉस, इक्वल्स टू जीरो। यहां से सॉल्व करो तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 3 ओमेगा आर बाय 2। अरे आ रही है आगे v1। अभी तो मेरे पास यहाँ पे v1 भी नहीं पता, मुझे ओमेगा भी नहीं पता। अब दूसरी इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें एक क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? v0, रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। देखो जब बॉल को v1 से फेंका, इस आदमी की वेलोसिटी कितनी थी? इस आदमी की वेलोसिटी होगी r ओमेगा। आराम से सोच लो। तो इस आदमी के रिलेटिव बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा? v1 प्लस आर ओमेगा। पता है क्या बात? रिलेटिव निकालते हैं तो उल्टा करके जोड़ते हैं, आर ओमेगा उल्टा करके जोड़ेंगे तो वेलोसिटी होगी v1 प्लस, और इसको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? v0। बस अब इसको सॉल्व कर लो। v1 की वैल्यू यहां रख दो, 3r ओमेगा बाय 2 प्लस r ओमेगा इक्वल्स टू v0। ओमेगा की वैल्यू 2v0 बाय 5r, और इस ओमेगा को वापस यहां लाके रख दो तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 3v0 बाय 5। जहां v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ, जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, और ओमेगा हमें पता लग गया 2v0 बाय 5r। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी दी जाए तो क्या कर लो? ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी एज्यूम कर लो, और ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी एज्यूम करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, और एक रिलेटिव की इक्वेशन लगा दो। तो उन दो इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है भैया? नहीं है? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। हाँ यस सर, देखो यस तो ऐसे निकला जैसे पता नहीं। हाँ समझ रहा हूँ, तुम नहीं जाओगे तो मैच नहीं खुलेगी। समझने वाले समझ जाओ। समझे क्या? फिर ठीक है। खाने के लिए नहीं भाइयों, झाड़ू मारने के लिए। एक तो हंस भी रहे। क्वेश्चन लिख लो। S1 16-17, S1 16-17 ओवन में, मुझे पता नहीं यार कौन कौन से हुए। ओवन में 29, 30, 31, 32, जेई मेंस में कर सकते हो कुछ। क्वेश्चन नंबर 4,
जेईई मेंस क्वेश्चन नंबर 4। एडवांस में कुछ हुआ है? ठीक है, एडवांस में कुछ होगा भी नहीं। रेस तो मेरे हिसाब से करने लायक है। रेस दिखाना। तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास तो होगी ना फिर। तुम्हें क्या लगता है? रेस 59। अरे यार, क्या क्या है ये? ओहो, सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं। रेस 59, रेस 59 क्वेश्चन नंबर 1 2। पूछोगे तो तुम मुझसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 9 10। रेस नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। और देना है क्या? अरे यार, ये पूरी कर पाओगे वैसे तो एक काम करो ना। मैं तो कह रहा हूँ रेस 59 छोड़ दो। रेस 60 एक बार देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कर लोगे, दूसरा तीसरा चौथा भी कर लोगे, पांचवा। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे? पांचवा भी कर ही लोगे, छठा तो हो जाएगा, सातवां भी हो जाएगा, आठवां भी हो जाएगा, नौवा 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 हो जाएगा, 10वां भी हो जाएगा। तो रेस 60 कंप्लीट कर लो फिर। एक ही रेस कर लेते हैं पर। रेस 59 रहने देना, रेस 60 कंप्लीट। बाय, गुड नाइट अभिजनी, सी यू।